नमस्कार दोस्तों, ग्रेट बुक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे दयालु बेटे के बारे में। जी हाँ, आज हम महान रतन टाटा जी के जीवन से रहस्यों के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। रतन टाटा जी भारतीय उद्योगपति थे जो टाटा समूह और टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक इकाई टाटा समूह के 1991 से 2012 तक अध्यक्ष थे। इसके अतिरिक्त अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक वे समूह के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया और कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए। 2000 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्राप्त करने के बाद 2008 में उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला। उम्र संबंधी बीमारी के कारण 2024 में उनकी मृत्यु हो गई। रतन टाटा नवल टाटा के पुत्र थे, जिन्हें रतनजी टाटा ने गोद लिया था। रतनजी टाटा जमशेदजी टाटा के पुत्र और टाटा समूह के संस्थापक थे। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1961 में टाटा समूह में शामिल होकर टाटा स्टील के वर्क फ्लोर पर काम किया। बाद में 1991 में जेआरडी टाटा के सेवानिवृत्त होने पर वे टाटा सन्स के अध्यक्ष बने। उनके कार्यकाल के दौरान टाटा समूह ने टेटली, जगुआर लैंड रोवर और कोरस का अधिग्रहण किया, जिसका उद्देश्य टाटा को एक बड़े पैमाने पर भारत केंद्रित समूह से वैश्विक व्यवसाय में परिवर्तित करना था। टाटा एक समाजसेवी व्यक्ति भी थे। टाटा एक निवेशक थे और उन्होंने 30 से अधिक स्टार्टअप में निवेश किया, जिनमें से अधिकांश व्यक्तिगत क्षमता में और कुछ अपनी निवेश कंपनी के माध्यम से किए। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को ब्रिटिश राज के दौरान बॉम्बे, अब मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। वह नवल टाटा के बेटे थे, जिनका जन्म सूरत में हुआ था और बाद में उन्हें टाटा परिवार में गोद ले लिया गया था। 1948 में जब टाटा 10 वर्ष के थे, तब उनके माता पिता अलग हो गए और बाद में उनकी दादी और रतन जी टाटा की विधवा नवाजबाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें गोद ले लिया। नवल टाटा की सिमोन टाटा से दूसरी शादी से उनका एक छोटा भाई जिमी टाटा और एक सौतेला भाई नोएल टाटा था, जिनके साथ उनका पालन पोषण हुआ। टाटा ने 8वीं कक्षा तक मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने मुंबई में कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, शिमला में बिशप कॉटन स्कूल और न्यूयॉर्क शहर में रिवरडेल कंट्री स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1955 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हाई स्कूल के बाद टाटा कॉर्नेल विश्वविद्यालय गए और वहां से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1959 में वास्तुकला में स्नातक की डिग्री। कॉर्नेल में रहते हुए वह अल्फा सिग्मा फी बिरादरी में शामिल हो गए। 2008 में टाटा ने कॉर्नेल को $50 मिलियन का दान दिया, जिससे वह इतिहास में विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ता बन गया। 27 के दशक में रतन टाटा को टाटा समूह में प्रबंधकीय पद पर नियुक्त किया गया था। वह शुरू में सहायक कंपनी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नेल्को को पुनर्जीवित करने में सफल रहे, लेकिन आर्थिक मंदी के दौरान यह विफल हो गई। 1990 में जेआरडी टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। प्रारंभ में रतन टाटा को विभिन्न सहायक कंपनियों के प्रमुखों से मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिनके पास वरिष्ठ टाटा के नेतृत्व में महत्वपूर्ण परिचालन स्वायत्तता थी। जवाब में रतन टाटा ने शक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से कई नीतियां लागू की, जिनमें सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना, सहायक कंपनियों को सीधे समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना और सहायक कंपनियों को टाटा समूह ब्रांड के निर्माण में अपने मुनाफे का योगदान करने की आवश्यकता शामिल थी। रतन टाटा ने नवाचार को प्राथमिकता दी और युवा प्रतिभाओं को कई जिम्मेदारियां सौंपी। उनके नेतृत्व में सहायक कंपनियों के बीच ओवरलैपिंग संचालन को कंपनी व्यापी संचालन में सुव्यवस्थित किया गया। साथ ही समूह ने वैश्वीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए असंबंधित व्यवसायों को छोड़ दिया। 21 वर्षों तक टाटा समूह का नेतृत्व करते हुए राजस्व 40 गुना से अधिक और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ गया। जब रतन टाटा ने कंपनी की कमान संभाली तो अधिकांश बिक्री कमोडिटी बिक्री थी, लेकिन उनके कार्यकाल के अंत तक अधिकांश बिक्री ब्रांडों से हुई। उनके नेतृत्व में टाटा टी ने टेटली का अधिग्रहण किया, टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया
और टाटा स्टील ने कोरस का अधिग्रहण किया। इन अधिग्रहणों ने टाटा को मुख्य रूप से भारत केंद्रित समूह से एक वैश्विक व्यवसाय में बदल दिया, जिसका 65% से अधिक राजस्व अंतर्राष्ट्रीय परिचालन और बिक्री से आता था। उन्होंने टाटा नैनो कार की अवधारणा भी तैयार की और इसके विकास का नेतृत्व किया, जिससे कारों को औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में लाने में मदद मिली। टाटा मोटर्स ने गुजरात के साणंद प्लांट से टिगोर इलेक्ट्रिक वाहनों का पहला बैच शुरू कर दिया है, जिसे टाटा ने भारत के इलेक्ट्रिक सपने को तेजी से आगे बढ़ाने वाला बताया है। 75 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह में अपनी कार्यकारी भूमिका से इस्तीफा दे दिया। इससे नेतृत्व संकट पैदा हो गया, क्योंकि कंपनी के निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने उनके उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री को नियुक्त करने से इनकार कर दिया। टाटा के रिश्तेदार और शाहपुरजी पल्लोंजी समूह के पल्लोंजी मिस्त्री के बेटे, जो टाटा समूह के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया गया और रतन टाटा ने अंतरिम चेयर। रतन टाटा ने भले ही ताउम्र शादी नहीं की, पर एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने शादी कर घर बसाने की सोच ली थी। रतन टाटा को प्यार हो गया था, लेकिन शादी की मंजिल तक नहीं पहुंच सका। खुद रतन टाटा ने एक साक्षात्कार में कहा था कि जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते हैं, तब तक किसी को भी बूढ़े होने का मन बिल्कुल नहीं करता है। अपनी छोटी सी लव स्टोरी पर दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया था कि रतन टाटा को भी प्यार हुआ था। वह भी एक बार नहीं, बल्कि 4 बार हुआ था। जब वे लॉस एंजल्स यूएस में थे, तो एक आर्किटेक्चर फर्म में काम करते थे। इस दौरान ही उनकी एक लड़की से मुलाकात हुई और प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। इस बीच उनकी दादी बीमार हो गईं। इसके बाद वे भारत आ गए। उन्हें उस वक्त लगा कि जिस लड़की को चाहते हैं, वह भी उनके प्यार में भारत चलने के लिए तैयार हो जाएगी। वह तैयार नहीं हुई, क्योंकि 1962 का भारत चीन युद्ध शुरू हो गया था। इसके बाद टाटा उस लड़की से अलग हो गए। वहीं उस लड़की ने बाद में शादी कर ली, पर रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। रतन टाटा का बचपन उथल पुथल भरा रहा। उनके माता पिता का तलाक हो गया था जब वे महज 10 साल के थे। इसके बाद उन्हें उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने गोद ले लिया और पाला पोसा। रतन टाटा ने अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार माना। वे जानवरों से, खास तौर पर स्ट्रे डॉग्स से खासा लगाव रखते थे। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा हमेशा अपनी कर्तव्य निष्ठा, सहृदयता, संवेदनशीलता व सादगी के लिए याद किए जाएंगे। रतन टाटा 1990 से 101 के बीच 3 बार धनबाद के टाटा स्टील झरिया डिवीजन आए। हर बार वे अपनी कार्यशैली से सभी को कायल कर गए। क्या अधिकारी और क्या टाटा कोलियरी के श्रमिक, सभी को उनका व्यवहार बेहद भाया। फिर 1994 में, फिर 2001 में जामाडोबा में बने दोराबजी टाटा पार्क का उद्घाटन करने आए थे। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से यह पार्क बनाया गया। पार्क बनाने के लिए उस स्थान पर गड्ढों को भरने व समतलीकरण के लिए उड़न राख का इस्तेमाल किया गया था। उनके सरल व्यवहार को यूं समझा जा सकता है कि पत्रकारों व अतिथियों को उन्होंने स्वयं चाय परोसी। इस संबंध में कोलियरी डिवीजन के एक कर्मी ने बताया कि निदेशक बंगले में पत्रकार वार्ता थी। किसी कारण वहां पहुंचे कई अतिथिगण नाराज हो गए थे। रतन टाटा ने उनके मूड को तुरंत भांप लिया। इसके बाद वह स्वयं चाय की ट्रे लेकर आगे बढ़े और कई अतिथियों को चाय दी। इतना बड़ा पद और ऐसी विनम्रता, इसे देख कुछ पल में ही माहौल बदल गया। इतने अधिकारियों की मौजूदगी के बीच उन्होंने परिस्थितियों को कुछ समय में ही अपने अनुकूल कर लिया। रतन टाटा जब भी जमशेदपुर आते थे, वे डायरेक्टर बंगलो में ठहरते थे। डायरेक्टर बंगलो एंड गेस्ट रिलेशन के डिप्टी चीफ मैनेजर संजय कुमार सिन्हा ने उनके बारे में कई दिलचस्प जानकारी दी है। रतन टाटा को फ्रेश जूस पसंद था। इसके अलावा उन्हें पारसी खाना, पाम्फलेट पातिया पसंद था। रतन टाटा को शमसी मच्छी सहित धमसा विद ब्राउन राइस बहुत पसंद था। रतन टाटा किसी तरह का ड्रिंक्स, शराब नहीं लेते थे। रतन टाटा जी को मार्केट का आइसक्रीम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें डायरेक्टर बंगलो में ही बने होममेड वेनिला आइसक्रीम ही सबसे ज्यादा प्रिय था और वे केवल इसे ही खाते थे। रतन टाटा को ज्यादा तीखा खाना पसंद नहीं था। वे कॉन्टिनेंटल फूड ही ज्यादा पसंद करते थे। रतन टाटा साहब बेहद मृदुभाषी थे और सभी स्टाफ के साथ बेहद सरल तरीके से मिलते थे।
रतन टाटा ने ऐसा काम किया था कि पूरी दुनिया उनकी फैन थी। वैसे तो उन्हें अपने जीवन में कई अवार्ड्स से सम्मानित किया गया। एक अवार्ड उन्हें ब्रिटिश राजघराना से भी मिलने वाला था। 2018 में फैसला लिया गया था कि रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करेंगे। खुद प्रिंस चार्ल्स उन्हें वो अवार्ड देने वाले थे। उनके लिए बकिंघम पैलेस में समारोह रखा जाना था। बिजनेसमैन सुहेल सेठ ने एक इंटरव्यू में इस किस्से को याद किया था। उन्होंने बताया कि मैं जैसे ही लंदन में लैंड किया, मैंने देखा टाटा की 11 मिस कॉल थी। मैंने उन्हें तुरंत फोन लगाया। सामने से बोला गया कि मैं अवार्ड लेने के लिए नहीं आ रहा हूं। सुहेल हैरान थे, लेकिन जानते थे कि बिना कारण टाटा कभी ऐसा फैसला नहीं लेते। ऐसे में जब उन्होंने कारण जानने की कोशिश की, उन्हें बताया गया कि टाटा के पैट डॉग्स की तबीयत ठीक नहीं थी और वे उन्हें उस हालत में छोड़ नहीं आ सकते थे। ये बात जब प्रिंस चार्ल्स को पता चली, तो उन्होंने रतन टाटा की काफी तारीफ की, उन्हें एक महान इंसान बताया। दूसरी कहानी, जब कर्मचारियों के लिए गैंगस्टर से भिड़े टाटा, यह बात 1980 की है, जब टाटा के कर्मचारियों को एक गैंगस्टर काफी परेशान कर रहा था। कई कर्मचारियों के साथ उसने मारपीट तक की थी। रंगदारी मांगी जा रही थी। उसका एक ही मकसद था, किसी तरह टाटा यूनियन पर अपना कब्जा जमा ले। ऐसा करने के लिए उसने कई टाटा के कर्मचारियों को अपने पक्ष में करने की भी कोशिश की। हर कीमत पर वो गैंगस्टर टाटा ग्रुप को नुकसान पहुंचाना चाहता था। व्यापार में उन्हें घाटा देना चाहता था। अब रतन टाटा अपने कर्मचारियों को बहुत चाहते थे। उनके लिए उनका असल परिवार टाटा के वो कर्मचारी ही थे, जिनके दम पर उनकी इतनी बड़ी कंपनी खड़ी हुई थी। ऐसे में जब गैंगस्टर से डर कर्मचारी काम पर आने से बचने लगे, टाटा ग्रुप के एक प्लांट पर खुद रतन पहुंच गए। कई दिनों तक वहां रहे। एक सच्चे नायक, या कहना चाहिए बॉस की तरह, उन्होंने सामने से उस गैंगस्टर की चुनौती का सामना किया। अपने कर्मचारियों को डरने नहीं दिया, लगातार उनका हौसला बुलंद किया। नतीजा यह रहा कि कर्मचारी तो भय मुक्त हुए ही, उस गैंगस्टर की भी गिरफ्तारी हो गई।